हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया और अच्छा नहीं होंगे, क्योंकि फ़िलहाल आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छा नहीं होंगे, फिर भी लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सब अच्छा होंगे। तो इसमें मैं आज कुछ टॉपिक लेकर के आया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बताए थे कि जो बीएससी जेनेरिक केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 के लिए VBU के द्वारा जो डेट शीट जारी कर दिया गया एग्ज़ाम का, तो बहुत कम समय बचा और बहुत कम समय बचा, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे जो जिसका जेनेरिक पेपर में क्या केमिस्ट्री है, तो उसी पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हम यानी केमिस्ट्री को हम दो भागों में बांट दिए थे। पहला किस में बांटा था, आपके सिलेबस में ही बांटा गया था। पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा किस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सेक्शन ए और सेक्शन बी के नाम से जाना जाता था। सेक्शन ए में क्या था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेक्शन बी में क्या था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो करीब 3 चैप्टर पढ़ना था। पहला कौन सा पढ़ना था, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा स्टीरियो केमिस्ट्री और तीसरा एलिपैथिक हाइड्रोकार्बन। तो हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ये लेकर के आए हैं कि जो यानी इनमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी तीनों चैप्टर में से, यानी फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री और एलिपैथिक हाइड्रोकार्बन से जो क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा संभव है, वह इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप इतना कर लेते तो आपका जो सेक्शन बी का पोर्शन होता है वह क्या होता है, पूरा कवर हो जाएगा। हम उम्मीद नहीं, हम गारंटी के साथ बताते कि क्वेश्चन जो होगा वह इसी से आएगा। इतना तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्वेश्चन फिलहाल इसी से आएगा। और यहाँ तक जरूर है कि यदि आप इतना पढ़ के जाते तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं सेक्शन बी में। उससे पहले उसके बाद में हम सेक्शन ए को पढ़ेंगे, सेक्शन ए वाले पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो यदि इनमें जिसका फिलहाल तो हम यहाँ तक पढ़ा दिए थे, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा करके ख़त्म किए थे। यदि इनमें से जितने भी टॉपिक है और टॉपिक का यदि आपके पास नोट्स होगा तो आप खुद से कर लो। यदि आपके पास नोट्स नहीं होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करें, जिसका यूजर ID वेलकम केमिस्ट्री के नाम से आपको वहाँ पर PDF के द्वारा मिल जाएगा। तो चलो हम कुछ इसमें बात कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा क्या कि फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में जो क्वेश्चन था, यानी से टॉपिक तो बहुत सारे थे, लेकिन उनमें जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह यानी 3 टॉपिक बनते हैं। पहला कौन सा बनता है, कार्बोकैटायन, दूसरा कार्बन आयन और तीसरा फ्री रेडिकल। यानी क्या था, पहला कार्बोकैटायन था, दूसरा क्या था कार्बन आयन, तीसरा फ्री रेडिकल। तो इस पर हम तीनों पर थ्योरी लिखा दिए थे। और हम आपको एक चीज़ और बता देते कि सबसे ज़्यादा यदि आपको नंबर उठाना तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थ्योरी को कवर करना पड़ेगा। यदि आप थ्योरी को अच्छी तरह से वहाँ पे डिस्क्राइब करते तो आपका नंबर फुल में फुल मिलेगा। कार्बोकैटायन क्या था, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल क्या था, हम इसके बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में क्या किए थे, इससे पहले वाला वीडियो में डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरे चैप्टर में स्टीरियो केमिस्ट्री में। स्टीरियो केमिस्ट्री में मात्र आपको 3 क्वेश्चन पढ़ना है। पहला कौन सा, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर, दूसरा जो होगा क्या है DL नेमिंग, और तीसरा क्या CFP रूल, जिसमें से RS नेमिंग पढ़ना पड़ेगा और EZ नेमिंग क्या करना पड़ेगा, आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा। यदि हम इसमें देखते हैं क्या चीज़ ज्योमेट्रिकल में, तो ज्योमेट्रिकल क्या होता है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट के द्वारा जो होता है, यानी किसी भी मॉलिक्यूल को जो हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट को देखते हैं, यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है, यानी CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है, CH3 इधर है, CH3 इधर भी है। इसका जो नेमिंग हम करते हैं, हम यहाँ पर जो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर आप कंपाउंड को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर चेंज नहीं किए, क्योंकि सेम ही है तो सेम के लिए चेंज नहीं किए। फिलहाल यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर दे सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं कि आप कोई दे या नहीं दे। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट कहने का मतलब होता है कि हम आपको बता देते हैं कि आपस में मान लीजिए कि यहाँ पर कार्बन है, यानी यहाँ पर भी एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन, यानी इसका कार्बन का जो है क्या डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड को यदि हम इस तरह से क्या करते हैं, यानी डबल बॉन्ड को जब हम यहाँ पर भी डबल, यानी दोनों तरफ क्या मान लो कि एक कार्बन है, यदि हम इस कार्बन को क्या करते हैं, मोड़ते हैं, तो मोड़ने के बाद क्या होगा, इस तरह हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट। क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट, क्योंकि यहाँ पर मुड़ेगा नहीं। ज़्यादा यदि हम ज़बरदस्ती करेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टूटेगा नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट। तो इसका जो नेमिंग होता है उसी के बारे में आपको इसमें क्या करना था, ज्योमेट्रिकल में पढ़ना था। ऑप्टिकल आइसोमर, अब ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होता है कि किसी भी प्लेन पोलराइज के द्वारा, यानी प्लेन पोलराइज में उसको अलग अलग रूप में यदि हम देखने का कार्य करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। किस बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। अब यहाँ पर आ जाता है DL नेमिंग। DL नेमिंग आप यदि इससे पहले भी पढ़ेंगे क्लास 11th में, तो आप वहाँ पर फिलहाल अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि DL जो होता है वह क्या होता है, एक नोमेनक्लेचर होता है। किसी भी कंपाउंड का हम DL नेमिंग के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि हम तीसरा बात करते हैं क्या चीज़, CFP रूल। CFP रूल का नाम मतलब क्या होता है कि इसको 3 साइंटिस्ट मिल करके बनाया गया था।
CIP रूल जो होता है क्या होता है, CIP रूल 3 साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था। पहला C मतलब चांद हो जाएगा, I मतलब एंगुलर, P मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यानी चांद एंगुलर पैरेलल के द्वारा बनाया गया था, जो है नोमेनक्लेचर होता है क्या चीज़ का, एरस नेमिंग होता है। दूसरा क्या होता है, EZ नेमिंग। अब EZ नेमिंग क्या होता है, यानी E मतलब क्या होता है कि सिमिलर हो जाता है, E मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है, और Z मतलब क्या होता है, सिमिलर। E मतलब क्या होता है, डिफरेंट, और Z मतलब क्या होता है, सिमिलर। E मतलब होता है इथर्नल, और Z मतलब क्या होता है, चूजामन होता है। क्या होता है, चूजामन। तो इसमें यदि हम देखते हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 कंपाउंड्स लेते हैं, कोई कंपाउंड्स, इसको आपको नंबरिंग के द्वारा समझा देते हैं। यदि यहाँ पर नंबरिंग दे देते हैं 1, इधर भी 1 दे देते हैं, इधर भी 2 और इधर भी 2, यदि इस तरह का दोनों आपस में मिलता है, क्या चीज़, इधर भी 1 मिलेगा फर्स्ट कार्बन की ओर, यदि सेकंड कार्बन की ओर दोनों 1 1 मिलेगा। यानी जो कंपाउंड मान लीजिए कि यहाँ पर कंपाउंड Cl है और एक कंपाउंड क्या करेंगे, यहाँ पर Cl लेंगे, तो यदि दोनों मिलेगा तो उसको हम कौन से नाम से जानेंगे, Z नेमिंग से जानेंगे। क्या चीज़, Z नेमिंग से। और यदि यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यदि हम इसको कंपेयर करेंगे, दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। अब अलग हो गया तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, यानी इथर्नल के नाम से जानेंगे। यदि हम इसमें बात कर लेते थे, यहाँ तक क्या हो गया, यानी 4 क्वेश्चन तक हो गया। यदि आप इतना 4 क्वेश्चन करते तो हमें उम्मीद है कि इसी से क्वेश्चन आएगा। फिलहाल हम बात करें, यदि हम इसमें देखते कि इसमें एलिपैथिक हाइड्रोकार्बन में, एलिपैथिक हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ना था पहला पढ़ना था एल्केन, दूसरा एल्किन और तीसरा क्या पढ़ना था, एल्काइन पढ़ना था। तीनों पढ़ना था। तीनों में पहला क्या देखेंगे, ऊर्ज रिएक्शन। आप ऊर्ज रिएक्शन से भली भांति परिचित होंगे जब आप क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, हेलो एल्केन या हेलो एरिन। आप वहाँ पर जब पढ़ेंगे तो ऊर्ज रिएक्शन आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ऊर्ज रिएक्शन का कार्य क्या था कि किसी भी कार्बन कंपाउंड में, मान लिया जाए कि किसी भी, हम इसका हम फार्मूला को लिखा देते हैं। मान लो CX के साथ क्या करते हैं हम, CX के साथ यदि हम किसको क्या करते हैं, यानी ऊर्ज रिएक्शन का कार्य क्या था कि किसी भी कार्बन को डबल कार्बन में चेंज करना, यानी किसी भी कार्बन को डबल नंबर ऑफ कार्बन में क्या करना था, चेंज करना था। तो इसको हम किससे रिएक्शन करवाते थे, यानी एनियड्राइथर से। एनियड्राइथर, एनिया मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम। यदि हम इसको किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते थे तो क्या बन जाता था, C डबल बॉन्ड, यानी C सिंगल बॉन्ड C का निर्माण करता था। यानी ये कार्बन से बदल कर चेंज होकर के कितना में बदल गया, यानी डबल कार्बन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसका कार्य था क्या चीज़, ऊर्ज रिएक्शन का। यदि हम बात करते हैं कोल्बेज रिएक्शन का, तो कोल्बेज रिएक्शन का क्या कार्य था कि किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ, यानी किसी भी कार्बन कंपाउंड या फिर एसिड के साथ, यदि हम किसके साथ, KOH यानी KOH के साथ यदि हम इसका रिएक्शन करवाते थे, यानी इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते थे किसके साथ, किसी भी एसिड के साथ जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते थे तो क्या करता था, O को हटा देता था, यानी डबल बॉन्ड को, डबल ऑक्सीजन है यहाँ पर, उसको हटा करके क्या कर देता था, C कार्बन बनाने बना देता था। इस प्रकार से बना देता था कौन सा, कोल्बेज सिंथेसाइज। यदि आपके पास नोट्स नहीं होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम में, वहाँ पर आपको पूरी तरह से अच्छा नोट्स मिल जाएगा। फिर यदि हम बात करते हैं सेटजेफ रूल्स, मार्कोवनिकॉफ्स रूल एंड एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल, इस पर भी आप परिचित होंगे जब आप क्लास 12 पढ़ने से पहले जो टॉपिक पढ़ते होंगे, यानी क्लास 11 में ही मिल जाएगा आपको मार्कोवनिक्स एंड एंटी मार्कोवनिक्स। मार्कोवनिक्स क्या करता था कि HBr को जोड़ते थे। HBr क्या होता था कि किसी भी डबल बॉन्ड के साथ हम क्या करते थे, HBr को जोड़ते थे। HBr कहाँ जुड़ता था, जहाँ डबल ना, यानी मोर नंबर ऑफ क्या होता था, अल्फा हाइड्रोजन, यानी सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पर था वहाँ पर क्या जुड़ता था, Br जा करके जुड़ता था किसमें, मार्कोवनिक में। किसमें, मार्कोवनिक में। और एंटी मार्कोवनिक में क्या होता था कि जहाँ लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता था, क्या होता था कि लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पर होता था वहाँ क्या होता था, एंटी मार्कोवनिक क्या होता था, जाकर के जुड़ता था। आप नोट्स को पढ़ें अच्छी तरह से, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। फिर बात कर लेते हैं कि ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीमर्क्यूरस एंड डीमर्क्यूरियस। ओजोनोलाइसिस में क्या होता था कि किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ, यानी किसी भी डबल बॉन्ड के साथ हम यदि O3 का ऑक्सीजन करवाते थे, किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ यदि हम O3 का ऑक्सीजन करवाते थे तो क्या करता था, कीटोन बनाता था। क्या चीज़ बनाता था, कीटोन। शायद आपको वहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनता था, क्या चीज़, पहला ओजोनोलाइसिस, फिर क्या था, ऑक्सीमर्क्यूरस एंड डीमर्क्यूरस। इसे OM-DM मेथड के भी नाम से जाना जाता है। किसको, यानी OM-DM मेथड के नाम से, यानी
O मतलब ऑक्सी, M मतलब मर्क्यूरस, D मतलब डी, M मतलब मर्क्यूरस, ऑक्सी मर्क्यूरस एंड डी मर्क्यूरस। इसको OMDM मेथड के भी नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो हम इतना उम्मीद कर सकते हैं कि यदि आप इतना कर लोगे, कौन सा क्वेश्चन आने 1 2 3 4 5 6 7, यदि आप 7 क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेते तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो सेक्शन बी में क्वेश्चन आएगा वो एक भी क्वेश्चन छूटने का चांसेस नहीं रहेगा। इससे ज़्यादा यदि आप और पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद में जो हम लेक्चर लेकर के आएंगे उसमें आपको सेक्शन ए पर हम डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत कम बचा है और समय बहुत कम बचा तो आप खुद से इतना कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। हम यहाँ तक बता दिए कि यदि आपको नोट्स का भी ज़रूरत पड़े तो आप हमें इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यानी वेलकम केमिस्ट्री @ पर क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा हर एक इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन पर भी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सब हमारे साथ बने रहे और बनने के साथ साथ आप वेलकम केमिस्ट्री को सपोर्ट जरूर करें।